हेलो जी, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। तो चलिए भाई, शुरू करते हैं अपनी क्लास। थोड़ा सा लेट हुई है बच्चा क्लास शुरू आपकी, क्योंकि शेड्यूल में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी। शेड्यूल शो नहीं कर रहा था एप्लीकेशन पे आपका। आपने देखा भी होगा, 8 बजे आप लोगों ने विजिट किया होगा या उससे पहले, तो क्लास दिख नहीं रही होगी। बस वही थोड़ा सा कुछ हाइड प्रॉब्लम थी, तो उसको ठीक किया और क्लास आपकी 2-4 मिनट थोड़ी सी लेट रही है। ठीक है, तो उसके लिए आई अपोलोजाइज। और हम करते हैं शुरू आपकी क्लास नंबर 3, सिंपल इंटरेस्ट। हमारा चैप्टर चल रहा था ये, तो आज इस चैप्टर को हम एंड करते हैं। 3 क्लास का एज यूजुअल शुरू में हम लोगों ने टारगेट किया सिंपल इंटरेस्ट को, और मोस्ट प्रोबेबली के आज हमारे ये चैप्टर एंड हो जाए, मतलब हो ही जाएगा, क्योंकि इसमें अब बेसिकली 2 ही तरह के सवाल बचे हुए हैं। लगभग सभी हम कर चुके हैं। तो 2 टाइप के क्वेश्चन, जिनमें से एक टाइप तो बहुत ही आसान है और दूसरा भी आसान है, थोड़ा सा पढ़ने में अलग रहेगा वो, और एक मिसलेनियस, बस खत्म हो जाएगा। तो लगभग 15-17 क्वेश्चन हैं आज के। तो इनको एंड करते हैं हम चैप्टर को, और कल से हम अपना नया चैप्टर कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज जो है शुरू करेंगे। ठीक है, हाँ ठीक है। कह रहा है कि एक निश्चित राशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 2 वर्ष बाद 4,620 हो जाती है और समान दर पर 2.5 साल बाद 4,725 हो जाती है। वार्षिक प्रतिशत दर बताइए। एक बच्चा कह रहा है, सर आप एक वीडियो क्यों नहीं बनाते, जो पहले से ही किसी जॉब में है वो पेपर देकर कंपटीशन क्यों बढ़ाए? अच्छा, ऐसा है क्या? तो ये वीडियो बनाने की जरूरत नहीं है ना। आप सेंट्रल गवर्नमेंट से आवाज उठाओ कि सेंट्रल गवर्नमेंट प्लीज लोगों का ट्रांसफर शुरू कर दो। मान लो कल को आप लग जाते हो एक जॉब में और आपकी पोस्टिंग हो जाती है अरुणाचल प्रदेश, तवांग डिस्ट्रिक्ट में हो जाती है आपकी पोस्टिंग, और आपके पास मौका है कि अगले साल दिल्ली पुलिस में फॉर्म निकले हैं और मैं उसकी तैयारी करके लग जाऊंगा और अपने घर पहुंच जाऊंगा। तो आप दिल्ली पुलिस का पेपर नहीं दोगे क्या, ये सोचकर कि भैया मैं तो ऑलरेडी जॉब में लग गया हूं, बेशक कितनी दूर से ही, मैं क्यों किसी का कंपटीशन बढ़ाऊं, मैं पेपर नहीं दूंगा। आप, जबकि आपको पता है कि अगर आप दिल्ली पुलिस की तैयारी करोगे तो लग जाओगे और घर पहुंच जाओगे। नहीं दोगे पेपर आप, सबसे पहले दोगे। तो ये ना तो आपका फॉल्ट है पेपर देने वाले का, ना ही किसी और का फॉल्ट है, कंप्लीट फॉल्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट का। आप उनसे रिक्वेस्ट करो कि लोगों के ट्रांसफर ओपन कर दें। ट्रांसफर बंद है भाई, जो जहां चला गया वो वहीं रहेगा लाइफ टाइम। बताओ अब किसकी गलती है? पेपर बच्चे क्यों ना दें दोबारा? सब देंगे पेपर। अभी आपको लग रहा है कि बस नौकरी मिल जाए, कहीं मिल जाए चला जाऊंगा, बस कैसी, बस एक एक नौकरी मिल जाए बस। ये धब्बा जो बेरोजगारी का है ना, ये हट जाए भगवान, मैं दूसरा बुक उठाकर देखूंगा भी नहीं। ये आपके दिमाग में भी फील आ रही होगी, क्योंकि आप अभी अपनी जो मेहनत है उससे थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट कहीं ना कहीं हो। लेकिन जब आप लग जाओगे ना, तो फिर हम कंफर्ट जोन ढूंढने लग जाते हैं। पहला हमारा टारगेट होता है जॉब, दूसरा होता है फिर कंफर्ट जोन, कि जॉब लग गई है, अब कंफर्ट कहाँ है हमारा। आपको लगेगा यार मैं यहां लग गया तो मैं कहीं और भी लग सकता हूं, वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अभी वो नहीं है आपके अंदर, वो बात अलग है। एक निश्चित राशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 2 वर्ष के बाद 4,620 और समान दर पर 2.5 साल बाद इतना। जल्दी से बताइए इसका जवाब क्या है भाई। 2 साल बाद कितना है? 2 साल बाद है 4,620, और 2.5 साल बाद कितना है? 2.5 साल बाद, 2.5 साल बाद है 4,725। तो डिफरेंस कितना आ गया इन दोनों में? 5 में से 0 गए 5, 2 में से 0 गए 2, 7 में से 6 गया 1, 105 का। यहां डिफरेंस कितना है? 0.5 का। तो क्या मैं ये कह सकता हूं बच्चा, 0.5 को क्या मैं 1/2 कह सकता हूं कि आधे साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 105। भाई 0.5 को 1/2 कह दिया, तो 1 साल का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? 2 की मल्टीप्लाई कर दो, 210। 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया? 210। आपको क्या चाहिए? मूलधन। तो आपको 2 साल का साधारण ब्याज हटाना पड़ेगा। तो 2 साल का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? 420। तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा आपका? 4,620। उसमें से ये 420 माइनस कर दो, ये आ जाएगा आपका 0 0। 46 में से 4 गया 42। ये तो मूलधन आ गया।
अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है तो 1 साल का ब्याज बटे मूलधन यानी कि प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाई 100। 2 जीरो से 2 जीरो गया, 42 पंजे 210। कितना आ गया रेट ऑफ इंटरेस्ट? रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया 5%। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। ओके, चलते हैं अपने टाइप 6 के पास। हाँ, टाइप 6 भी कुछ ना कुछ इसी तरीके का है जो हमने कल लास्ट में किए थे। एक बार देखिए जरा इसको। कल किया था ना वो परसेंटेज ब्याज कितना मिलेगा, कितना परसेंटेज ब्याज मिलेगा, उतना गुना होने पर कोई धनराशि 4 गुना हो जाती है तो प्रतिशत ब्याज 300%, कोई धनराशि 6 गुना हो जाती है तो प्रतिशत ब्याज 500%। वही उसी के ऊपर थोड़ा सा ये एडवांस टाइप का क्वेश्चंस अब हम शुरू कर रहे हैं। कह रहा है एक निश्चित समय में एक धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर स्वयं का 4 गुना हो जाती है। यदि वही धनराशि, जो ऊपर धनराशि जिसकी बात हो रही है, यदि वही धनराशि समान अवधि में जितना समय ऊपर था उतना ही समय नीचे लगेगा, अगर 7 गुना हो जाएगी तो बताओ ब्याज की दर कितनी होनी चाहिए। पहले तो वो अवधि निकालेंगे हम, तो अवधि है कितनी, हमें पता है 10% के हिसाब से 4 गुना हो जाती है। तो 4 गुने का मतलब कितना है बच्चा? 4 टाइम्स का मतलब 4 गुना का मतलब कितना होता है? प्रतिशत ब्याज है 300% ब्याज। भाई 4 गुने का मतलब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, मैं ये मान के चलूंगा कि कल की क्लास सभी ने की है और उसका रिवीजन करके आए हो। तो 4 गुने का मतलब 300% ब्याज, तो 10% ब्याज गुणा समय बराबर 300% टोटल ब्याज आ गया। 10 से जाएगा पूरा 30 साल, तो टाइम कितना आ गया? 30 साल का टाइम आ गया, टाइम आ गया 30 साल का। अब नीचे की लाइन में कह रहा है कि यदि वही धनराशि उतनी ही अवधि यानी कि इन्हीं 30 सालों में 7 गुना हो जाएगी, तो जरा मुझे बताना बच्चा 7 गुना का मतलब है परसेंटेज ब्याज कितना हो गया? 600% ब्याज है ना भाई, n-1 इंटू 100। तो R% गुणा समय कितना है? 30 साल बराबर 600% ब्याज। तो 30 से जाएगा पूरा 20 बार कट जाएगा, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया? रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया 20%। हालांकि आपको इतना भी करने की जरूरत नहीं थी, थोड़ा सा हम अपने कॉमन सेंस का यूज करते और ये सवाल का जवाब बिना इतने सॉल्यूशन के हमें मिल जाता। क्यों? जरा देखिए भाई, उसने बोला है 4 गुना जब होगी तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है। कह समय बराबर है, जितना समय ऊपर लगा उतना ही समय नीचे है, तो बताओ 7 गुना होने में ब्याज कितना होना चाहिए? अच्छा मुझे एक बात बताओ, 4 गुने का मतलब कितना है? 300% ब्याज। तो 300% ब्याज के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, तो 7 गुने का मतलब कितना है? 600% ब्याज। भाई 7 गुने का मतलब 600% ब्याज। तो अगर समय बराबर है, टाइम अगर इक्वल है, तो 300% ब्याज का रेट अगर 10% है तो 300 का डबल कितना होता है? 600% ब्याज। तो रेट भी क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। आप कहेंगे सर 20% रेट हो जाएगा, क्योंकि समय बराबर है, समय अलग अलग नहीं है। और अगर समय बराबर है तो भैया 300% ब्याज अगर 10% के रेट के हिसाब से मिलता है तो 600% ब्याज फिर 300 का डबल हो गया, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी डबल कर दो, यानी कि 20%। जिन लोगों ने कल की क्लास नहीं की, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कल की क्लास जाके करिए, क्योंकि भैया ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट वही है। आप जो ये पूछ रहे हो कि ये 600% कहां से आया, 300% कहां से आया, ये मैं मान लूंगा कि आप लोगों ने या तो कल की क्लास की नहीं, क्या सीरियसली नहीं की, या रिवीजन नहीं किया, तीनों में से कोई एक चीज है। एक निश्चित राशि साधारण ब्याज की दर पर 5 साल में दोगुना हो जाती है, तो समान ब्याज की दर पर समान राशि कितने समय में 6 गुना हो जाएगी? बताइए। सवाल कहता है कि 5 साल में दोगुना हो गई तो कितने समय में 6 गुना हो जाएगी? 5 साल में दोगुना तो कितने समय में 6 गुना?
क्या आप मुझे बताओगे कि दोगुने का मतलब परसेंट ब्याज कितना है? 100% ब्याज। भाई दोगुने का मतलब तो यही हो गया 100% ब्याज। तो 100% ब्याज मिलता है 5 वर्ष में। तो आपसे कह रहा है बताइए कितने वर्ष में? 6 गुना। 6 गुने का मतलब परसेंट ब्याज कितना हो जाएगा? 500%। भाई n-1 × 100 होता है ना। तो 100% 5 साल में, तो 500% ब्याज कितने साल में? भाई 100 का कितना गुना 500 होता है? 5 गुना होता है। तो यहां समय को भी 5 गुना कर दो, तो कितना आ जाएगा? 25 साल में। यानी कि कोई धनराशि डबल, डबल का मतलब है 100% ब्याज कितने साल में? 5 साल में। करेक्ट। कितने साल में? 6 गुना हो जाएगी। 6 गुने का मतलब है 500% ब्याज। तो 100% ब्याज 5 साल में, 500% का मतलब है इसका 5 गुना कर दो, तो समय का भी 5 गुना, यानी कि 25 साल। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। आगे बढ़ू, चलिए आगे चलते हैं। एक और क्वेश्चन, जल्दी से मुझे इसका जवाब बताओ। कह रहा है साधारण ब्याज पर निवेश की गई एक धनराशि 12 साल में 5 गुना हो जाती है। 12 साल में कितने गुना? 12 साल में 5 गुना हो जाती है। तो 27 साल में बताइए कितने गुना होगी? 27 साल में कितने गुना? देखते हैं कौन इसका जवाब बताएगा। मुझे एक बात बताओ, कुछ लोग इसे करो, कुछ लोग, बाकी लोग मुझे जवाब बताओ। अगर मैंने कहा कि किसी धनराशि पर 800% ब्याज है, किसी धनराशि पर 800% ब्याज मिलता है, तो क्या आप मुझे बता सकते हो वह धनराशि कितने गुना रही होगी? 800% ब्याज का मतलब है कि वो धनराशि क्या 9 गुना रही होगी? यस। मैंने कहा किसी धनराशि पर 1700% ब्याज है, 1700% ब्याज है, तो जरा मुझे बताना वो धनराशि कितने गुना रही होगी? भाई 800% का मतलब क्या है? वो धनराशि 9 गुना रही है। क्यों? आप उल्टा सोचो, 9 गुने का मतलब है n-1 × 100 ब्याज के लिए, तो n-1 यानी कि 800%, वही आ गया ना। तो किसी धनराशि पर अगर 800% ब्याज है, मतलब वो धनराशि 9 गुना रही होगी। और अगर 1700% ब्याज है, तो आपने क्या करना है, जो ये 17 है ना, इसमें बस एक जोड़ दो, आपको अगर सर वो धनराशि 18 गुना रही होगी। अगर मैंने कहा किसी पर 1100% ब्याज है, किसी धनराशि पर 1100% ब्याज, तो कितने गुना रही होगी? बस जो ये 11 है ना, इसमें एक जोड़ दो, सर वो धनराशि 12 गुना रही होगी। कितनी रही होगी वो धनराशि? 12 गुना। बस यही करना है, यहां पर भी थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि भैया 12 साल में 5 गुना, तो 5 गुने का मतलब कितना है, जरा मुझे बताएंगे आप? कितना परसेंट ब्याज मिलता है? सर 400% ब्याज। तो 12 साल में कितना परसेंट ब्याज मिला? 400%। 12 साल में कितने परसेंट ब्याज मिला है? 400%। 5 गुने का मतलब यही है। तो कह रहा है बताइए 27 साल में कितने गुना हो जाएगी? तो कितने गुना हो जाएगी ये मत निकालो, उस पे ब्याज कितना मिलेगा ये आप निकालो। तो 1 साल में कितना ब्याज मिलेगा? 400/12%। लेकिन हमें तो 27 साल में बताना है, तो 27 साल में कितना मिलेगा? 400/12 × 27, इतना ब्याज मिलेगा 27 साल में। भाई 12 साल में 400%, क्योंकि 5 गुना हो रही है। 1 साल में /12, 27 साल में ब्याज कितना मिलेगा? हम कहेंगे 4 से जाएगा 100 बार, 4 से जाएगा 4 तिया 12, 3 से जाएगा 9 बार, 9 की 100 में गुणा करेंगे, 900% ब्याज। तो यानी कि 27 साल में मेरे भाई 900% ब्याज है। तो किसी धनराशि पर अगर 900% ब्याज होता है, तो क्या वो 10 गुना नहीं हो जाएगी? क्या करना है, जो 2 जीरो से पहले संख्या है 9, इसमें एक जोड़ दो बस। आप कहोगे सर वो धनराशि 10 गुना रही होगी। कितने गुना? 10 टाइम्स। यही तो करना है आपने, बताइए। वेरी गुड, आगे बढ़ो। ये सवाल बताइए जरा।
साधारण ब्याज पर निवेशित धन की एक राशि 17 साल में 3 गुना हो जाती है। ज्ञात करो समान दर पर यह राशि अपने आप का 17 गुना होने में कितना समय लेगी। 17 टाइम्स। अब आंसर बता दो, अब बेइज्जती मत करा देना मेरी। अब अगर तुमने जवाब नहीं बताया ना, तुमने बेटा ये, हाँ, जो कैप ओढ़े हुए हो सिर पे, बेइज्जती करा दोगे तुम, देख लो। चाहते हो तुम मेरी बेइज्जती हो? फिर जवाब बताओ इस सवाल का। सत्रह साल में 3 गुना, 3 गुने का मतलब है ब्याज कितना है जी? 200%। 3 में से 1 घटा दो ना 17 साल में। तो क्या कह रहा है सवाल? सवाल कह रहा है 17 गुना। 17 गुने का मतलब है ब्याज कितना? ब्याज कितना? 17 में से 1 घटाओ 16, तो 1600%। 1600% ब्याज कितने साल में? तो आप कहोगे सर 2 का कितना गुना है ये? 8 गुना 2 अट्ठे 16 होता है ना भाई, 2 अट्ठे 16। तो समय को भी 8 से गुणा कर दो, तो 17 अट्ठे 136 साल में। कितने में? 136 साल में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। ओके, आगे चलूं। ये सवाल देखिए, थोड़ा सा अलग है ये। वेरी गुड। कह रहा है 8500 रुपए साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 6 साल में 11,050 रुपए हो जाता है। यह दर अगर स्वयं का 8 गुना होती, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 8 गुना 1.8 टाइम्स होता, तो 5 साल में उसी मूलधन पर प्राप्त होने वाला मिश्रधन कितना है? ये आपको करना पड़ेगा मैनुअली। ये आपको करना पड़ेगा, यहां रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा और फिर इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ₹8500 हैं, 6 साल में 11,050 हो गए, तो ब्याज की दर निकालो। अब कह रहा है अगर वो अपने आप का 1.8 गुना कर दो उस दर को, तो कह रहा है 5 साल में उसी मूलधन यानी कि 8500 पर मिश्रधन कितना होगा? आप कहेंगे कि सर सबसे पहले तो मूलधन 8500 है, 11,050 ये है, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि ब्याज जो होगा वो 11,050 में से 8500 माइनस कर दो, कितना आएगा? 0.5। 10 में से 5 गए 5, और 10 में से 8 गया 2। ये आपका साधारण ब्याज आ गया 2550 रुपए। तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन 8500 गुणा दर, समय कितना है? 6 साल बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो गया। हम कहेंगे 17 पंजे 85, 17 एकम 17, 17 पंजे 85, 0। 5 से जाएगा 30 बार और फिर 6 से कटेगा 5 बार, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया? 5%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया? 5%। अब सवाल कहता है कि अगर मैं, यहां से पढ़ो, अगर ब्याज की दर को 1.8 टाइम्स कर दें तो हमारा नई दर कितनी हो जाएगी? नया रेट कितना हो जाएगा? 5 का 1.8 टाइम्स कर दो, तो आप कहोगे 18 पंजे 90, यानी कि नया रेट हो गया 9%। भाई 5% तो हमने यहां से निकाला, 8500 जो 11,050 हुए, तो ब्याज मिला 2550। सॉल्व किया, 5% ब्याज की दर। कह रहा है अगर ब्याज की दर 1.8 गुना हो जाए, तो 5 को 1.8 से गुना कर दिया, 9% नई दर है। तो कह रहा है बताओ 5 साल में उसी मूलधन पर क्या मिश्रधन मिलेगा? तो भैया परसेंट ब्याज कितना हो जाएगा? प्रतिशत ब्याज। तो ब्याज दर है 9%, समय कितना कह रहा है? 5 साल, तो नया ब्याज आ जाएगा 45%। तो 8500 का 45% निकालना जरा, 45/100। 2 जीरो से 2 जीरो गया, 45 पंजे 225, हासिल का 22, और 45 अट्ठे कितना होता है? 360। 360 को 22 में जोड़ेंगे तो 382। ये हमें ब्याज मिल गया, बस इसे मूलधन में जोड़ दो। अमाउंट कितना हो जाएगा? 8500
प्लस 3825, तो 25, 8 5 13, 8 3 11 और 1 12, कितना आ जाएगा 12,325 रुपए। ये हमारा मिश्र धन होगा जो कि उसने पूछा है, बिल्कुल सही है। और ऐसे क्वेश्चन अक्सर बनते हैं, तो बी प्रिपेयर, क्योंकि ये क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा करना पड़ता है कैलकुलेशन। यहां वो डायरेक्ट फॉर्मूले नहीं लगते कि उतना गुना उतना गुना उतना गुना उतना गुना, यहां थोड़ी सी मैनुअल चीजें निकालनी पड़ती हैं हमें। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, टाइप चेंज करते हैं। अब टाइप में जो मैं आपको कराने वाला हूं बच्चे, ये क्वेश्चंस होंगे एलिगेशन मेथड के ऊपर बेस्ड। आपने एक चीज नोटिस की होगी, हम अक्सर हर चैप्टर में आते हैं और हर चैप्टर में हमें कुछ ना कुछ ऐसा मिल जाता है, कोई ना कोई टाइप हमें ऐसा मिल जाता है जो एलिगेशन मेथड पे होता है। यहां भी है। अब आप देखो इंपोर्टेंस ऑफ एलिगेशन क्या है ना। तो एलिगेशन का सबसे पहले बेसिक रूल है, वो आपको क्लियर है और होना भी चाहिए कि भैया हर वो सवाल जिसमें दो अलग अलग प्रोडक्ट के बारे में बात हो रही होगी, दो अलग अलग चीजों के बारे में बात हो रही होगी और उनकी कंबाइंड, दोनों की कंबाइंड बात हो रही होगी, वहां एलिगेशन मेथड लगेगा। जैसे हमने प्रॉफिट लॉस में भी पढ़ा, 1% एक वस्तु है, उसे इतने परसेंट हानि पर बेचा गया, एक बार इतने परसेंट लॉस, और दोनों को मिलाकर ओवरऑल इतना प्रॉफिट हुआ, हमने वहां एलिगेशन लगाया। परसेंटेज में हमने देखा, एक शहर है, शहर में पुरुष की जनसंख्या इतना परसेंट बढ़ी, महिलाओं की इतना बढ़ी, कुल मिलाकर इतने परसेंट बढ़ी, महिला और पुरुष मिलाकर, हमने एलिगेशन लगाया। ठीक है, तो यहां भी अब जो हम टाइप 7 पढ़ने वाले हैं, ये आपको पहले पढ़ना है, और सर ने कह दिया एलिगेशन तो आंख बंद करके नहीं लगाना है, पहले देखना है कि भैया क्या सच में यहां पर एलिगेशन लगेगा, क्या यहां पर एलिगेशन लगेगा, क्योंकि मैंने मिक्स क्वेश्चन दिए हैं, कुछ ये टाइप में कुछ क्वेश्चंस में एलिगेशन लगेगा और कुछ में जरूरत नहीं है एलिगेशन की, वो बिना एलिगेशन के होगा। तो पहले पढ़ो और ये देखो कि क्या हमें दो अलग अलग चीज और दोनों की कंबाइंड बात हो रही है, अगर हां तो ठीक है, नहीं तो फिर बिना एलिगेशन के करो उसे। दो बैंक ए और बी ने क्रम से 5.5, 6.5% वार्षिक दर पर ऋण की पेशकश की। रमेश ने प्रत्येक बैंक से 3 लाख रुपए की ऋण लिया, दोनों से, पहले से भी 3 लाख, दूसरे से भी 3 लाख। 2 साल के बाद दोनों से भुगतान की गई साधारण ब्याज की राशि के बीच अंतर। इसमें जरूरत नहीं है एलिगेशन की, क्योंकि यहां कंबाइंड बात दोनों की नहीं हो रही है। यहां कह रहा है कि भैया दो बैंक से रमेश ने पैसा लिया, ए बैंक और बी। पहले वाले से भी 3 लाख रुपए लिए, दूसरे वाले से भी 3 लाख रुपए लिए, दोनों से 3-3 लाख रुपए लिए। कह रहा है ना, रमेश ने प्रत्येक बैंक से 3-3 लाख रुपए उठाए हैं। पहला वाला बैंक लेता है 5.5% ब्याज, दूसरा वाला बैंक लेता है 6.5% ब्याज। तो आपसे कह रहा है 2 साल के बाद साधारण ब्याज के बीच अंतर कितना होगा। हम यहां एलिगेशन कब लगाते, जब दोनों ने ब्याज की दर अपनी अपनी दे दी और हमें दोनों से मिलाकर, दोनों बैंक का मिलाकर कुल ब्याज आपको दे दे, वहां पर हम एलिगेशन लगाते। तो भैया यहां भी 2 साल है, यहां भी 2 साल, बस दोनों का साधारण ब्याज निकालो। भाई आपको क्या करना है, पहले तो इनकी प्रतिशत ब्याज बता दो। मूलधन बराबर है, इसका 3 लाख, उसका 3 लाख, दोनों का मूलधन क्या है, दोनों का मूलधन बराबर है। तो अगर दोनों का मूलधन बराबर है तो प्रतिशत ब्याज कितना हो जाएगा, पहले वाले का मल्टीप्लाई कर दो। आप कहोगे 5.5 को 2 से गुणा करो सर, 11%, मल्टीप्लाई कर दिया। सर इसको भी मल्टीप्लाई करो, 6.5 को 2 से गुणा करेंगे 13%। आप देखो यहां ब्याज कितना है, 11%, यहां ब्याज कितना है, 13%। भाई 5.5 दर है, 2 साल से गुणा किया 11%, 6.5 दर है, 2 साल से गुणा किया 13%। तो दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, वही तो आपसे पूछा भाई, वही तो आपसे पूछा, 2%। 13 में से 11 गया, दोनों के बीच अंतर कितना आ गया, दोनों के बीच अंतर आ गया 2%। बस यही वैल्यू निकालनी है, 3 लाख का 2% निकाल दो, 3 4 5,
उसका 2% निकाल दो, कितना आ जाएगा? 3,000 दूनी 6,000। ये ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हां, एक चीज और आपको स्पेशल ध्यान देनी है कि मान देखो, ये मैंने परसेंटेज का डिफरेंस 2% लिया, क्यों? क्योंकि यहां इनका मूलधन, इनका प्रिंसिपल बराबर था। यहां भी 3 लाख, यहां भी 3 लाख। सपोज अगर ये प्रिंसिपल अलग अलग होते, अगर ये मूलधन मान लो इसका 3 लाख है, इसका 4 लाख होता, तो फिर मैं ये परसेंटेज का डिफरेंस नहीं लेता, फिर मैं इसका 11% अलग निकालता, इसका 13% अलग निकालता, जो होता वो डिफरेंस लेता। अगर ये प्रिंसिपल अलग अलग होते तो इसका 3 लाख का 11% निकालता, 4 लाख का 13% निकालता, जो रुपए में डिफरेंस आता वो मेरा जवाब होता। अब चूंकि मेरा 3-3 लाख दोनों जगह सेम है, तो मैं परसेंटेज का ही डिफरेंस ले लूंगा 2%, और 3 लाख का 2% निकाल दूंगा, 6,000 बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि मूलधन बराबर है। ठीक है, आगे चले। चलो ये सवाल बताओ, पहले पढ़ना है और फिर यह सोचना है कि क्या यहां पर एलिगेशन लगा सकते हैं, बस इतना सोचना है। कह रहे कि 4,000 रुपए की राशि को 2 भागों में बांटा गया। टोटल कितना पैसा है? 4,000 रुपए। 2 भागों में अलग अलग बांटा गया कि पहला भाग 3% ब्याज की दर, दूसरा भाग 5% ब्याज की दर। भाई टोटल 4,000 रुपए हैं, 2 हिस्सों में बांट दिए, पहला 3% पे दिया, दूसरा 5% पर दिया। कह रहा दोनों निवेशों से कुल वार्षिक ब्याज, कुल वार्षिक यानी कि 1 साल में मिलने वाला ब्याज 144 रुपए है। तो बताओ 3% पर कितना ब्याज दिया, कितना पैसा उधार दिया? एलिगेशन लगा सकते हैं, यस और नो? यस, बिल्कुल लगा सकते हैं, क्योंकि 4,000 रुपए टोटल है। आप ऐसा सोचो कि मेरे पास 4,000 रुपए हैं, मेरे पास 4,000 है, मैं 2 लोगों को देता हूं, इसी 4,000 में से 4,000 का कुछ हिस्सा, टोटल 4,000 है, 4,000 का कुछ हिस्सा मैंने रोहित को दिया 3% ब्याज पर, बचा हुआ हिस्सा मैंने सोहित को दे दिया कुछ % ब्याज पर। टोटल 4,000 गया मेरे पास से। अब मुझे नहीं पता मैंने रोहित को कितना दिया, सोहित को कितना दिया। रेट ऑफ इंटरेस्ट बता दिया, रोहित से 3% लूंगा, सोहित से 4% लूंगा। और जब मेरे पास वापस 1 साल के बाद दोनों ने ब्याज दिया मुझे, रोहित ने भी और सोहित ने भी, तो मुझे ब्याज के रूप में 144 रुपए मिला। तो क्या ये 144 रुपए जो ब्याज मिला है मुझे, ये पूरे 4,000 पे मिला होगा? भाई रोहित ने कुछ पैसा मुझे ब्याज का लाके दिया, उधर से सोहित ने कुछ पैसा मुझे ब्याज का लाके दिया। तो जो ये ब्याज टोटल 144 मेरे पास आया, ये टोटल 4,000 पे होगा। रोहित और सोहित का पैसा मिला दोगे तो 4,000 बन जाएगा। रोहित ने अपने पैसे का 3% ब्याज दिया, सोहित ने अपने पैसे का 4% ब्याज दिया। लेकिन अगर मैं दोनों का मिला दूं धनराशि, तो क्या वो 4,000 के बराबर हो जाएगी कि नहीं? इसका मतलब है जो ये मुझे वार्षिक ब्याज 144 मिला है, क्या मुझे 4,000 जो टोटल प्रिंसिपल, टोटल मूलधन था उसी पर मिला होगा? हां जी सर। तो सबसे पहले आप क्या निकालो? ओवरऑल रेट निकालो। ओवरऑल रेट, ओवरऑल ब्याज की दर क्या हो जाएगी? तो भैया ब्याज कितना है? 144, वार्षिक है ना, 1 साल का ब्याज। तो ब्याज की दर क्या होती है? कल ही बताया मैंने आपको। व्हाट डू यू मीन बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट? सर 1 साल का ब्याज बटा मूलधन गुणा 100। क्या मैंने कल ही आपको नहीं बताया ये कि 1 साल का ब्याज बटा मूलधन गुणा 100, यही ब्याज की दर होती है? तो 1 साल का हमें दिया हुआ है 144, बटे मूलधन कितना है? 4,000, और गुणा 100। 2 जीरो से 2 जीरो गया, 4 से जाएगा 10 बार, 4 तिया 12, 4 छिंग 24, 10 से डिवाइड करेंगे 3.6% आ गया। यानी कि ओवरऑल रेट हमारा 3.6% है। बस जो दो दो हिस्सा है उनको लगा दो। भाई एक हिस्से को 3% ब्याज पर दिया, दूसरे हिस्से को 5% ब्याज पर दिया,
ओवरऑल दोनों से कितना मिला है? ओवरऑल दोनों से 3.6% मिला है। जो आपने ओवरऑल रेट निकाला है उसे बीच में रख दो, लगा दो एलिगेशन। इससे आसान सवाल कुछ है ही नहीं। आप कहोगे कि सर 5 में से 3.6 गया तो 1.4 आया, और बड़े में से छोटा घटाओगे 0.6 आएगा। 3.6 में से 3 घटेगा, पॉइंट से पॉइंट उड़ा दो क्योंकि एक एक डिजिट है। 2 सत्ते 14, 2 तिया 6। अब नीचे जो रेशियो बना है मेरे भाई, ये मूलधन यानी कि प्रिंसिपल का रेशियो बनेगा। नीचे जो रेशियो बनेगा वो प्रिंसिपल यानी कि मूलधन का रहेगा। मूलधन 4000 है तो 7 और 3 10, 10 यूनिट की वैल्यू 4000, 1 यूनिट की वैल्यू 0 से 0 गया 400। तो आपसे क्या कह रहा है कि भैया 3% पर कितना पैसा दिया गया? 3% पर तो ये वाला पैसा दिया गया है और 5% पर ये वाला। तो 3% पे कितना है? 7 गुणा 400 यानी कि 2800 रुपए। कितना जी? 2800 रुपए। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, 2800। एक और दूं सवाल, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके दिल्ली पुलिस में बहुत आए हैं। प्रीवियस ईयर जो अभी एग्जाम हुआ, चाहे एचसीएम, टीपीओ, दिल्ली पुलिस एग्जीक्यूटिव का हो, भाई बहुत सवाल पूछे गए हैं इस पे। कह रहे 2500 की राशि को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया कि एक भाग 5% पर, दूसरा भाग 6% पर। कह रहा वार्षिक ब्याज 1 साल में 140 रुपए ब्याज मिलता है, तो 5% पर कितना पैसा दिया गया? क्या एलिगेशन लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं, क्योंकि मेरी जेब में टोटल 2500 रुपए हैं। टोटल 2500 रुपए, मैं इसको 2 भागों में बांटता हूं। देखो ये वर्ड, मैं इसको 2 भागों में बांटता हूं। एक भाग को मैंने 5% पर ब्याज पर दिया, दूसरे को मैंने 6% पर दिया। क्या जो दोनों भागों में मैंने 2500 को बांटा, क्या ये दोनों मिलके 2500 के बराबर हो जाएंगे? मैं 2 लोगों में दे रहा हूं, एक मैं मोनू को दे रहा हूं, एक मैं सोनू को दे रहा हूं। 2500 का एक हिस्सा मोनू, एक हिस्सा सोनू। क्या जो दोनों लोगों में मैंने हिस्सा बांटा, दोनों को मिलके 2500 हो जाएगा? बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि एक हिस्सा 5%, दूसरा 6%, और दोनों से मिलने वाला वार्षिक ब्याज 1 साल का ब्याज कितना है? दोनों से मिलने वाला 1 साल का ब्याज 140 रुपए है। तो ओवरऑल ब्याज की दर कितनी हो जाएगी? 140 रुपए। 1 साल का ब्याज है। कई बार सवालों में ये 2 साल में बोलेगा, कई बार 3 साल में बोलेगा इतना ब्याज। हमें वहां भी 1 साल का निकालना है। मान लो ये कह देता कि 2 साल का ब्याज 140 रुपए है, तो जब मैं ओवरऑल रेट निकालने जाऊंगा तो 1 साल का ब्याज चाहिए। कि 2 साल का 140, 1 साल का 70 रुपए। तो 1 साल का, अब यहां तो उसने वार्षिक ही दिया है, तो 140 बटे 2500 गुणा 100, तो ये जाएगा 5 पूरे 25, 5 से जाएगा 28 बार। तो इसको आप 28 बटे 5 ही रहने दो। ओवरऑल ब्याज की दर कितनी है? 28, या फिर कर लो कैलकुलेट। 5 पूरे 25, 5 छंग 30, 5.6%। हालांकि नहीं भी करते तो ये 5 की मल्टीप्लाई तीनों में कर देते, जो आप एलिगेशन में करते हो। एक हिस्सा 5%, एक हिस्सा 6%, और ओवरऑल ब्याज की दर कितनी है? 5.6। देखो अगर ये 5.6 ना लिखकर आप 5 भी लिखते ना, ये बटा 5, तो ये बटे 5 तीनों में गुणा हो जाता, कोई दिक्कत नहीं है वहां भी। बड़े में से छोटा घटाओ, इसमें से घटाओगे तो 0.4 आएगा, और 5.6 में से 5 घटाओगे तो 0.6 आएगा। पॉइंट से पॉइंट उड़ा दो क्योंकि एक एक डिजिट है पॉइंट के बाद। 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब नीचे जो रेशियो बना है ये प्रिंसिपल यानी कि मूलधन का है, तो दोनों को जोड़ेंगे। 3 और 2 5, 5 यूनिट की वैल्यू 2500, 1 यूनिट की वैल्यू 5 पूरे 25, 500। तो कह रहा है 5% पर कितना पैसा दिया? 5% पर तो ये है, तो 2 गुणा 500। कितना जवाब आ गया मेरे भाई? 1000 रुपया। 1000 रुपया। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। ये सवाल करना जरा।
कह रहा है कि कुमार ने दो योजना ए और बी में कुल 16,900 का आंशिक रूप से निवेश किया। 16,900 का। कह रहा है दोनों योजनाओं में साधारण ब्याज की दर क्रमशः 14% और 11% है। ओके, यदि 2 साल में अर्जित ब्याज 4498 है तो योजना बी में कितना पैसा लगाया। अब यहां जब हम ओवरऑल ब्याज की दर निकालेंगे, जब यहां ओवरऑल ब्याज की दर निकालेंगे तो भैया हमें 2 साल का ब्याज दिया हुआ है 4498, हमें 1 साल का ब्याज चाहिए, क्योंकि ब्याज की दर क्या होती है, 1 साल का ब्याज बटा मूलधन गुणा 100। सर इसमें 5% 6% की वैल्यू निकाल कर भी एलिगेशन लगा सकते हैं। 5% किसका निकालोगे, टोटल मूलधन का? नहीं, टोटल मूलधन अगर मेरे पास 2500 रुपए है तो मैंने 2500 को 5% पे नहीं दिया, 2500 का कुछ हिस्सा 5% पर दिया, बचा हुआ हिस्सा 6% पर दिया। तो 2500 का 5% नहीं निकालोगे, 2500 का कुछ हिस्सा ही 5% पे दिया है, इसीलिए आप 5% और 6% की वैल्यू नहीं निकाल सकते हो। आपको क्या पता कितना हिस्सा 5% पर दिया, आपको क्या पता कितना हिस्सा 6% पर दिया, नहीं पता ना, बस यही करना है। तो सबसे पहले ओवरऑल ब्याज की दर देखो, यहां 2 साल का ब्याज 4498 है, तो 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 4498 डिवाइड बाई 2। हमें 1 साल का ब्याज चाहिए 2249, क्योंकि जब मैं ब्याज की दर निकालता हूं तो 1 साल का ब्याज चाहिए बटा मूलधन गुणा 100। तो 1 साल का ब्याज कितना है 2249 बटा प्रिंसिपल कितना है 16,900 गुणा 100। बताना भाई जरा कितना आएगा। ये तो 13 से कट रहा है नीचे वाला, 169 तो 13 का स्क्वायर होता है ना, तो क्या ऊपर वाली संख्या 13 से कट रही है? 13 एकम 13, 7 और 1 8, 13 छिंग 78, 78 4 2 6, नहीं 13 से नहीं कट रहा है, 13 एकम 13, 7 2 9, 13 सत्ते 91, हाँ कट रहा है 13 से, 13 एकम 13, 13 सत्ते 91, 13 तिया 39, 13 से पूरा 13 बार कटेगा, तो ये आ गया 173 बटे 13%। ऐसी रहने दो, ओवरऑल ब्याज की दर जो आई है 173 बटे 13% आ गई। अब एक तरफ दो योजना है, एक योजना ए एक बी, एक तरफ क्या रखो 14% और एक तरफ रखो 11%, और ओवरऑल कितना है 173 बटे 13। अब एलिगेशन में आप बहुत अच्छे से सीख कर आए हो कि अगर किसी भी एक संख्या में ये बटा दिख रहा है तो उसकी मल्टीप्लाई तीनों में कर दो, यहां भी और यहां भी। तो 13 चौके 52, 13 एकम 13 5 18, 11 तिया 33, 11 एकम 11 और 3 14, 13 से 13 गया, काटो भैया, बड़े में से छोटा घटा दो, 17 में से 14 गया 3, यहां घटाएंगे बड़े में से 14 छोटा, तो ये आ जाएगा 7 2 9, तो 3 तिया 9, 3 से जाएगा 3 धाम 30, तो ये रेशियो बन गया 10:3 का। क्या रेशियो बन गया बच्चे 10:3 का। तो सवाल कहता है टोटल पैसा किसके बराबर होना चाहिए 169,000, तो 10 और 3 13 यूनिट की वैल्यू आ गई 169,000, तो 1 यूनिट आएगा 13 तेरियम 1300 के बराबर। तो आपसे क्या कह रहा है योजना बी में कितना पैसा लगा, वो तो 3 यूनिट है, तो 3 गुणा 1300। मजा आया? ईमानदारी से बताओ, कर लोगे सवाल इस तरह के अब ओवरऑल ब्याज की दर निकाल के? अगर आपको वार्षिक ब्याज दे रखा हो तो सीधा सीधा वार्षिक ब्याज बटे टोटल मूलधन गुणा 100 ओवरऑल रेट आ जाएगा। लेकिन सपोज अगर यहां 2 साल का ब्याज दे रखा है तो आप 1 साल का निकालोगे बटे मूलधन गुणा 100। या फिर आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हो कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो साधारण ब्याज 4498 बराबर मूलधन 16,900 गुणा दर हमें निकालनी है गुणा समय, समय 2 साल है और बटा 100 ओवरऑल दर, वो फॉर्मूला लगाकर भी निकाल सकते हो। चलिए 2-3 क्वेश्चन आपको मैं वर्कशीट में इसी में दूंगा सॉल्व करने के लिए, सेल्फ के लिए।
आपको जब पीडीएफ आएगी ना, ये बोर्ड पीडीएफ, वहां मिल जाएंगे आपको ये क्वेश्चन, और ये वर्कशीट में भी डलवा दूंगा ये मैं। ठीक है, हम थोड़ा आगे चलते हैं, इस पे आ जाओ। ये सवाल देखिए बच्चा, बताओ जरा मुझे इसका जवाब क्या होगा। कह रहा है 1900 रुपए को दो भागों में बांटकर, पहले भाग को 8% दर पर 2 साल के लिए, दूसरे भाग को 4% दर पर 3 साल के लिए उधार दिया गया। यदि दोनों स्थिति में साधारण ब्याज का रेशियो 16:7 है, तो बताइए 4% पर कितना पैसा दिया। क्या एलिगेशन लगेगा? नहीं, हर जगह रट्टाफिकेशन वाली चीजें नहीं लगानी है, एलिगेशन नहीं लगेगा। एलिगेशन कब लगता है? दो अलग अलग हिस्सों को परसेंट दिया हुआ है, ओवरऑल कितना ब्याज मिला दोनों से मिलाकर, वहां एलिगेशन लगेगा। यहां कह रहा है कि 1900 को दो भागों में बांटा गया, पहला भाग 8%, दूसरा 8% 2 साल के लिए, दूसरा 4% 3 साल के लिए, और दोनों से मिलने वाले ब्याज का रेशियो 16:7 है। तो यहां जरूरत नहीं है और हम लगा भी नहीं सकते। अब 1900 रुपए हैं, मैंने कहा दो भागों में बांटा है, सपोज दैट ए और बी, सपोज दैट ए और बी दो हिस्सों में बांटा है। पहला वाला 8% 2 साल के लिए, दूसरा वाला 4% 3 साल के लिए, दूसरा वाला 4% 3 साल के लिए। कह रहा दोनों से मिलने वाला ब्याज का रेशियो 16:7 है, तो यहां से ब्याज कितना मिलेगा? सीधा मल्टीप्लाई कर दो, 8 दूनी 16% ब्याज, और मूलधन कितना है? ए। भाई 16% किसका? मूलधन का। यहां से कितना मिलेगा? 4 तिया 12% ऑफ ब्याज, और 12% किसका? मूलधन का। तो अगर मैं इन दोनों का रेशियो लूंगा तो मैं कहूंगा 16% ऑफ ए बटे 12% ऑफ बी बराबर क्या रेशियो होना चाहिए? 16/7। ऐसा सवाल ने बोला है कि दोनों से मिलने वाले ब्याज का रेशियो 16:7 है। तो मैंने कहा 16% ऑफ ए, मल्टीप्लाई किया 8 दूनी 16, 4 तिया 12, 12% ऑफ मूलधन कितना है? बी। दोनों का रेशियो 16/7 के बराबर कर दिया। तो हम कहेंगे कि सर परसेंटेज से परसेंटेज काट दो, 16 से 16 काट दो, ये 12 ऊपर चला जाएगा, तो ए बटा बी कितना हो गया? ये 12 क्रॉस मल्टीप्लाई होके ऊपर चला गया, बटा 7। ये रेशियो आ गया ए और बी का। ए और बी का रेशियो कितना आ गया? 12:7 का। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि टोटल 12:7 19, 19 यूनिट की वैल्यू टोटल 1900 के बराबर होगी? तो एक यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है? 100 के बराबर है। तो भाई 12 यूनिट की वैल्यू 1200 के बराबर, और 7 यूनिट की वैल्यू 700 के बराबर। करे बताइए 4% पर कितना पैसा दिया? 4% पर यानी कि बी। भाई 4% पर तो बी दिया है ना, यानी कि आपका जवाब 700 रुपए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सिंपल है, आराम से कर सकते हैं, सवाल की लैंग्वेज देखकर डरना नहीं है। सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं, बस थोड़ा सा उनको समझना होता है। जैसे ये सवाल देखो, अगर आप बच्चा कोई फर्स्ट टाइम इसे देखेगा तो वो डर जाएगा, भाई इतना बड़ा सवाल, बहुत टफ आ गया मेरा पेपर, तो बहुत हैवी शिफ्ट आ गई। अब पढ़ो, ये हैवी शिफ्ट का क्वेश्चन है ही नहीं। सवाल कह रहा है कि सुरभि ने 3 योजना एबीसी में टोटल 47,740 रुपए निवेश किए टोटल, और इस प्रकार निवेश किए: ए से 10% वार्षिक दर से 3 साल के बाद साधारण ब्याज, योजना बी से 9% की वार्षिक दर से 4 साल के बाद साधारण ब्याज, और योजना सी से 8% की दर से 5 साल के लिए साधारण ब्याज की राशियां बराबर हैं। साधारण ब्याज की राशि बराबर है, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट इक्वल है तीनों योजनाओं से मिलने वाला। बराबर कर दो और एबीसी का रेशियो बना लो और उसे फिर 47,740 में बांट दो। रेशियो प्रपोर्शन का कॉन्सेप्ट लगेगा यहां पर। तो हम कहेंगे 3 योजना में बांटा है भाई, 47,740 रुपए को 3 योजना में बांटा उसने, एबीसी। पहली योजना 10% 3 साल के लिए, दूसरी योजना 9% 4 साल के लिए, तीसरी योजना
8% 5 साल के लिए। आपको नहीं करना, जब आप अपनी रफ कॉपी में कर रहे होंगे ना बच्चे, तो आपको इस तरीके से नहीं सजाना जिस तरीके से मैं सजा रहा हूं। आप ये बहुत सारी चीज दिमाग में चलेंगी कि भैया 10 या 30%, 9 चौक 36%, 8 पंजे 40%, ये सीधा दिमाग में चलेगा। आपका सवाल कहां से शुरू होगा जब आप खुद कर रहे होंगे रफ कॉपी में? ये सीधा मल्टीप्लाई कर दो, ब्याज कितना मिलेगा? 10 या 30% ऑफ ए, मूलधन है ए, 9 चौक 36% ऑफ बी, और 8 पंजे 40% ऑफ सी, और तीनों के तीनों ब्याज क्या है? बराबर है, ऐसा सवाल ने बोला। आप यहां से शुरू करोगे अपने सॉल्यूशन को, ये नहीं लिखना आपने अपनी रफ कॉपी में, यहां से शुरू करोगे सीधा क्वेश्चन पढ़ के, और एबीसी का रेशियो बना लोगे। बना लो काटापीटी करके कि भाई देखो, परसेंट 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 गया, 2 से जाएगा 15 बार, 2 से जाएगा 18 बार, और 2 से जाएगा 20 बार। तो यहां से एबीसी का रेशियो अगर मैं बनाने जाऊंगा तो किसी को कोई समस्या है क्या? सिखाया आपको एबीसी का रेशियो बनाना। ए को छुपा लो, बाकी 2 को गुणा कर दो, 18 दूनी 36, 360। बी को छुपा लो, बाकी 2 को गुणा कर दो, 15 दूनी 30, 300। और सी को छुपा लो, बाकी 2 को गुणा कर दो, 18 पंजे 90, 18 एकम 18 और 9 27। ये रेशियो आ गया। देखो, 0 से 0 से 0 गया, 3 से जाएगा 12 बार, 3 से जाएगा 10 बार, 3 से जाएगा 9 बार। ये रेशियो एबीसी का फाइनली मुझे मिल गया। कुछ भी नहीं था सवाल में। लैंग्वेज देख के आप डरते रहो कि इतना बड़ा सवाल एग्जाम में आएगा कि नहीं आएगा, रहो कंफ्यूजन में। आ गया तो आ गया, नहीं तो आप पढ़ लो एक बार सवाल में। मैं कह रहा हूं ये सवाल उनमें से है, अगर आपने पढ़ भी लिया ना तो भी आप कर जाओगे, कि आपको सीधा सीधा ब्याज ही तो बराबर करना है उनका। एबीसी का रेशियो आ गया, कितना आ गया? 12 10 9, 12 और 10 22, 22 और 9 31। 31 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है? टोटल 47740। तो 1 यूनिट किसके बराबर होगी? 31 एकम 31, 9 और 7 16, 31 पंजे 155, 7 5 12, 31 चौके 124। 1 यूनिट 1540 के बराबर। क्या कह रहा है? योजना सी और योजना ए में कितना अंतर है? कितना अंतर है सी और ए में? तो सी और ए में कितना अंतर है जी? 3 यूनिट का। तो 1 यूनिट अगर 1540 है तो 3 यूनिट कितना हो जाएगी? 3 गुणा 1540, 1540 यानी कि 4620। ऑप्शन नंबर ए मेरा बिल्कुल करेक्ट है। ए और सी का डिफरेंस पूछा उसने, ए और सी का डिफरेंस, यही कह रहे हैं ना, सी और ए का डिफरेंस, अंतर कितना है? तो 1 यूनिट 1540, 12 और 9 का डिफरेंस 3 यूनिट, 3 की वैल्यू आ जाएगी 4620 रुपए। बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा क्वेश्चन है। चलिए, अब यहां पर कुछ चीजें को हम मिसलेनियस के रूप में पढ़ेंगे। कुछ सवाल हैं जो मिसलेनियस हैं। एडिक्विटी बेस ही तो करा रहा हूं भैया, आप मुझे बता दो क्या है एडिक्विटी बेस। मैं तुम्हें पुराना पैटर्न क्यों पढ़ाऊंगा? सर एडिक्विटी बेस पढ़ाइए ना, एडिक्विटी बेस पढ़ाइए ना, एक लाइन में 10-12 बार इस बात को क्यों अलग पैटर्न क्यों पढ़ाऊंगा मैं तुम्हें? एडिक्विटी बेस ही तो करा रहा हूं। क्या है एडिक्विटी बेस? कुछ अलग सितारे वितारे जड़े होते हैं क्या उसमें? बताओ, ऐसा कुछ है तो मुझे बताओ। और एडिक्विटी बेस से याद आया कि कुछ एक स्पेशल चीज आप लोगों के लिए एग्जाम टाइम पे मैं लॉन्च करने जा रहा हूं। आपको कोई ही पहले बता रहा हूं मैं, ये चीज किसी में मैंने कहीं अनाउंस नहीं किया। मेरा कुछ कोई बुक वगैरह आपने मार्केट में देखा भी नहीं होगा आज तक, क्योंकि मुझे ना तो टाइम, मैं आपको सच बताऊं मेरे पास टाइम भी नहीं है। बच्चे अक्सर बोलते हैं कि सर अपना कुछ लेके आइए, अपना कुछ लेके आइए, क्योंकि मेरे पास आपकी क्लास, मेरा खुद का ऑफिस, क्लास ऑफिस, क्लास ऑफिस, पूरा दिन ऐसे निकल जाता है, तो उसमें फिर टाइम चाहिए होता है। तो एडिक्विटी बेस से याद आया है कि कुछ एक प्रैक्टिस बुक आप लोगों के लिए एग्जाम टाइम पे मैंने बहुत पतली सी लॉन्च की है, और कुछ प्रैक्टिस सेट है उसमें, अगर आप उन्हें करेंगे ना तो शायद आपको एक कंप्लीट रिवीजन मिल जाएगा। बहुत सारे बच्चों की मतलब डिमांड थी जिसे मैं लेकर आया हूं, जिसके लिए तो बहुत जल्दी वो चीज आ जाएगी। बहुत पतली सी बुक है, बहुत पतली सी बुक।
ऐसा नहीं बहुत मोटी बुक है तो बहुत टाइम लगेगा, ऐसा लगेगा कि आप उसे ऐसे ऐसे रोल करके जेब में भी रख लोगे, तो बहुत जल्दी आने वाली है वो। काम चला कर रहा हूं मैं उस पर, थोड़ा सा टाइम निकाल कर कर रहा हूं काम उस पर। चलिए, तो चलते हैं कुछ मिसलेनियस, कुछ विविध देखेंगे। विविध में क्या है, ये सवाल देखिए एक बार। बुक का नाम क्या है, कैसे है, अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि अभी तो काम ही चल रहा है उस पर। अभी तो मैंने बुक का नाम खुद ने ही डिसाइड नहीं किया, कवर पेज खुद ही डिसाइड नहीं हुआ उस पर हो जाएगा इस मंथ के लास्ट तक वो बुक ऐसे आ जाएगी, है ना, मार्केट में। हाँ, 10 तारीख को मोस्ट प्रोबेबली आ जाएगी, बहुत पतली। वो जनरल टाइटल नहीं है, ऐसे मतलब ना जैसे कोई जनरल टाइटल है वो, उसमें 3-4 एग्जाम कवर किए हैं मैंने। आपका दिल्ली पुलिस, एसएससी जीडी, और एक एग्जाम और यूपी पुलिस, तो वो स्पेशली पुलिस के लिए बनाई है, जनरल टाइटल नहीं। जनरल टाइटल तो राहुल तेवतिया सर के बहुत सारे हैं, आप उनसे कवर कर सकते हो किसी भी एग्जाम के लिए जो फॉलो है। तो मैंने जस्ट एक टाइम था थोड़ा सा तो उस पर काम कर लिया कि एग्जाम बच्चों के लगातार हैं। आपका भी आ गया जनवरी में, जनवरी फरवरी में जीडी वालों का है, यूपी पुलिस वालों का भी शायद मार्च अप्रैल तक हो जाएगा। फर्रे बना लेंगे। एक निश्चित राशि साधारण ब्याज पर फंसवाओगे तुम मुझे बेटा, इसलिए तो बुक नहीं बना रहा, तुम फर्रे बना के ले जाओगे, पकड़ा जाऊंगा मैं, सरकार पकड़ेगी मुझे। हम तुम्हें इसी बात की तनख्वाह देते हैं क्या कि तुम बुक लॉन्च करो। एक निश्चित राशि साधारण ब्याज पर 3 वर्ष के लिए 4%, अगले 4 साल के लिए 8% और 7 साल से अधिक अवधि के लिए 12% पर उधार दी जाती है। यदि 11 साल की अवधि टोटल के लिए टोटल ब्याज 27,600 है, बताओ वो धनराशि कितनी है। देखो यहां है क्या, टोटल मेरे पास जो समय है, टोटल समय कितना है, 11 वर्ष का। टोटल टाइम यहां लिख दो पहले, उसने अलग अलग वर्ष के लिए अलग अलग ब्याज की दर लगाई है। टोटल समय मेरे पास 11 साल का है, टोटल 11 साल का है। तो पहले 3 साल के लिए कह रहे, पहले 3 साल के लिए उसकी ब्याज की दर 4% है। पहले 3 साल के लिए ब्याज की दर 4%, अगले 4 साल के लिए, अगले 4 साल के लिए उसकी ब्याज की दर 8% है। और कह रहे 7 साल के बाद, कह रहे ना 7 साल के बाद जो भी समय है, 7 साल के बाद जो भी टाइम बचा, तो कितना टाइम बचा जल्दी से मुझे बताना बचा भाई। टोटल 11 साल का समय, ये उसने बोल दिया टोटल 11 साल की अवधि है। पहले 3 साल के लिए ब्याज की दर, अगले 4 साल के लिए ब्याज की दर, और टोटल कितना हो गया, 4 और 3 7। तो कह रहा है इन 7 साल के बाद की अवधि कितनी बची है, 11 में से 7 घटा दो सर, 4 साल की अवधि बची है, और 7 अगले अवधि के लिए 12% ब्याज की दर। कह रहा है टोटल साधारण ब्याज 27,600 है। टोटल सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 27,600। आप मल्टीप्लाई कर दो, कुल ब्याज कितना आएगा सीधा। 3 साल का 4% के हिसाब से 12% ब्याज, 4 साल का 8% के हिसाब से 32% ब्याज, और 4 साल का 12% के हिसाब से 48% ब्याज। टोटल ब्याज आपने मल्टीप्लाई कर दिया समय को रेट से, ब्याज की दर से समय को। अब टोटल जोड़ दीजिए, कुल ब्याज जोड़ दीजिए, 48 और 12 60, 60 और 32 92%, और यही 92% की वैल्यू आपका टोटल ब्याज 27,600 के बराबर है। यही 92% की वैल्यू ही 27,600 के बराबर है। 100% निकाल दो भाई, 1% किसके बराबर हो जाएगा, 1% 27,600 बटे 92, 2 तिया 6, 9 तिया 27, पूरा 3 बार गया, 300 बार। तो 100% कितना, 100% है 30000, 30,000 रुपया। लो जी हो गया। और सॉरी, तो बड़ा आसान था, आसान ही है, बिल्कुल आसान है। एक और सवाल दूं ऐसा, खुद करेंगे उसे। चलो, पैसा आपको क्या करना है, पहले ये देखना है टोटल कितना समय है, फिर उस समय को अलग अलग डिवाइड करना है, उनके ब्याज की दर से मल्टीप्लाई करके टोटल ब्याज टोटल के बराबर, 100% की वैल्यू। एक और देता हूं, ये सवाल देखिए, जल्दी से जवाब बता दो मुझे इसका।
वेरी गुड। कह रहा है एक विक्रेता ने एक बैंक में कुछ राशि जमा कराई, कुछ राशि जमा कराई। पहले 3 साल के लिए ब्याज की दर 6% थी, अगले 3 साल के लिए ब्याज की दर 9% थी, और 6 साल के बाद, 6 साल की अवधि के पश्चात, 6 साल कौन कौन सी, पहला 3 और अगला 3, टोटल 6 साल हो गया ना। 6 साल की अवधि के पश्चात टोटल ब्याज की दर 10% है। कह रहा है 9 साल के अंत में, ये टोटल टाइम है, टोटल टाइम 9 साल के अंत में टोटल 1650 का ब्याज मिला। कितना पैसा जमा कराया? मैंने कहा ऐसे सवाल में टोटल समय देख लो, टोटल समय 9 वर्ष है और अलग अलग वर्षों में बांट दो। भाई पहला 3 साल कितनी ब्याज की दर रही है? 6%। अगला 3 साल कितनी ब्याज की दर रही है जी? 9%। और बचे हुए, भाई 9 में से 3 और 3 6 हो गया, शेष बचा 3 साल और ब्याज की दर रही है 10%। टोटल मल्टीप्लाई करके बता दो, 6 तिया 18% ब्याज यहां से मिला, 9 तिया 27% ब्याज यहां से मिला और 10 तिया 30% ब्याज यहां से मिला। दोनों को जोड़ेंगे तो ये आएगा 30 और 20 50 और 10 60 और 75% आ गया। टोटल 75% ब्याज और इसी की ही वैल्यू 1650 के बराबर है। तो 1% कितना हो जाएगा? 1650 बटे 75 और 100% कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1650 बटे 75 गुणा 100। तो 25 तिया 75, 25 चौकू 100, 3 से जाएगा 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 जीरो, और 4 से गुणा करेंगे 0, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 और 2 22, यानी कि 2200 रुपए हैं जो उधार दिए गए या फिर जमा कराई गई है। उड़ा देंगे इस तरह के क्वेश्चन। चलिए इसी से ही मिलता जुलता एक क्वेश्चन और है, वो मैं आपको कराता हूं इस तरह का, जहां पर आपको वो समय ना देगा। अभी तक तो आपको समय दिया था कि पहले 3 साल के लिए ये रेट, उसके बाद ये रेट, उसके बाद वो रेट। अब वो समय ना देके आपको हिस्सेदारी की बात करेगा। हिस्सेदारी, एक व्यक्ति ने अपनी आय का आधा हिस्सा 10% पर, 1/3 हिस्सा 9% पर और बचा हुआ हिस्सा 12% पर दिया। बताइए उसकी औसत ब्याज की दर कितनी है? एवरेज रेट। यहां समय नहीं है, हिस्सा है। आपको याद करो, मैंने परसेंटेज में भी, प्रॉफिट लॉस में भी मैंने बोला और सवाल भी कराए कि जहां भी हिस्सेदारी वाला सवाल आएगा ना, तो हिस्से का रेशियो बना लो। रेगुलर स्टूडेंट को ये बात याद आएगी। मैंने कहा कि जहां भी 1/2 हिस्सा ये, 1/3 हिस्सा ये, प्रॉफिट लॉस में कराया था, याद करो कि 1/4 हिस्सा इतने परसेंट लाभ पर, 1/2 हिस्सा उतने परसेंट हानि पर। तो मैंने हिस्से का रेशियो बनवाया था ना, यहां भी वही सवाल है, रेशियो बनाओ हिस्से का। जल्दी से बताओ, जल्दी से मुझे हिस्से का रेशियो बताओ क्या होगा। भाई उसने आधा हिस्सा, आधा हिस्से का मतलब है 1/2, तो आधा हिस्सा 10% पर, 1/3, 1/3 का मतलब है 1/3, 1/3 हिस्सा 9% पर, बचा हुआ 12% पर। तो हिस्सा बनाने का तरीका भी मैंने आपको बताया कि जो भी फ्रैक्शन हमें दिया होगा, जो भी भिन्न हमें दिया होगा वो लिख लो, और उसके डिनोमिनेटर, उसके हर का एलसीएम। तो क्या करना है बच्चा? एलसीएम ऑफ 2 और 3, जो डिनोमिनेटर है उसका एलसीएम 6। ये मान लो कुल हिस्सा है। क्या है? कुल हिस्सा, कुल हिस्सा है ये, टोटल हिस्सा है ये। जो फ्रैक्शन दिया हुआ है, जो फ्रैक्शन दिया हुआ है उनको लिखो 1/2, 1/3, उनके डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लो 6 और मान लो ये कुल हिस्सा है, कुल हिस्सा है। अब आपको इसे बांट दो अलग अलग 3 हिस्सों में, अलग अलग 3 हिस्सों में। कि सबसे पहले इसका 1/2 निकालो। तो भैया 6 का 1/2 कितना होता है? 3, है ना, 6 गुणा 1/2। फिर इसका 1/3 निकालो, तो 6 का 1/3 कितना होता है? 2, है ना, 6 गुणा 1/3। और शेष कितना बचा? रिमेनिंग। तो रिमेनिंग बचा है टोटल 6 माइनस 3 और 2 5, शेष बचा है 1।
रिमेनिंग कितना है 1। सबसे पहले आपने ये हिस्से वाले चीजों को लिखना है। उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, आधा हिस्सा 10% ब्याज, 1/3 हिस्सा 9% ब्याज और बचा हुआ हिस्सा 12% ब्याज। अब मल्टीप्लाई कर दो इनको सीधा। हमें क्या करना है, हमें औसत दर निकालनी है। तो सबसे औसत पढ़ा आपने, औसत का मतलब क्या होता है, योग बटे संख्या। तो यू हैव टू फाइंड द सम। सबसे पहले योग निकालो। तो 10 तिया 30% यहां, 9 दूनी 18% यहां और गुणा करेंगे 12 एकम 12% यहां। तो योग टोटल कितना आ गया, 18 12 30 और 30 60%। ये तो योग है। ये क्या है बच्चा, योग। उसने पूछा है औसत दर, एवरेज रेट। औसत दर क्या हो जाएगी, टोटल योग 60% है, डिवाइड बाई संख्या, टोटल हिस्से से डिवाइड कर दो। जो आपने कुल दर निकाली ना 60%, इसे कुल हिस्से से डिवाइड कर दो। जो हिस्सा आप कुल मान के चले हो, यह आपका सवाल हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6 से डिवाइड कर दो। आप कहोगे सर 10%, ये हमारा औसत दर है, एवरेज रेट है। सबसे पहले क्या करना है, पूरा सुनो। जो ये हिस्से वाले क्वेश्चन होंगे ना, इतना हिस्सा वहां, इतना हिस्सा उस दर, इतना हिस्सा उस दर, तो सबसे पहले हिस्से का रेशियो बनाना है। उसके लिए फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर हर का एलसीएम टोटल हिस्सा मान लोगे, अलग अलग बांट दोगे। तो आ गया 3 2 1। उनके रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्याज की दर से गुणा कर दोगे, 30, 9 दूनी 18, 12 एकम 12। टोटल जोड़ दोगे, ब्याज आ गया 60% कुल ब्याज है। और हमें तो ब्याज की दर औसत चाहिए, तो कुल हिस्से से डिवाइड कर दो, 10% औसत ब्याज की दर आ गई। एक और सवाल दूं, ऐसा ही करेंगे खुद से। ये सवाल करिए। एक व्यक्ति ने अपनी पूंजी का 1/2 हिस्सा 5% की दर पर, 1/2 हिस्सा, अपनी पूंजी का 1/3 हिस्सा 8% की दर पर, और जो शेष, जो रिमेनिंग हिस्सा है, वो 10% पर निवेश किया। यदि एक साल में तीनों निवेशों से प्राप्त 820 रुपए की इनकम है, तो बताइए कुल निवेशित पूंजी कितनी है। सेम उसी तरीके से आपने करना है। उसी तरीके से आपको सबसे पहले उनके हिस्सा मानना है टोटल। तो 1/2 1/3 भाग बोला है, यहां लिखो। और जो 2 और 3 का एलसीएम होगा, जो इनके डिनोमिनेटर है 2 और 3, इनका एलसीएम ले लो 6 और यही मान लो कुल हिस्सा। टोटल कितना है 6। जो भी हमें फ्रैक्शन दिया हुआ है 1/2 1/3, इनका जो डिनोमिनेटर है, जो हर है, उनका एलसीएम कुल हिस्सा मान लो और फिर इसे बांट दो अलग अलग हिस्सेदारी में। सबसे पहले 1/2 निकालो, इसका गुणा करेंगे 6 को, 3 आ जाएगा। गुणा करेंगे 1/3 से, कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6 आएगा। और रिमेनिंग कितना बचेगा, शेष। टोटल 6 में से 3 और 2 5 माइनस कर दो, 1 आ जाएगा। और इनके ब्याज की दर से गुणा कर दो। पहले वाला 5% पर, दूसरे वाला 8% पर, और जो शेष बच गया है वो 10% पर। और कुल ब्याज निकालो, 5 तिया 15%, 8 दूनी 16% और 10 एकम 10%। टोटल जोड़ेंगे 15 16 31 और 10 41%। ये तो कुल ब्याज है। एवरेज रेट कितना है, एवरेज, एवरेज यानी कि एनुअली, प्रतिवर्ष। ये तो टोटल आ गया, 41% टोटल है। तो 41% को टोटल 6 से डिवाइड कर दो, ये आ गया एवरेज। और इसी एवरेज की वैल्यू आपको दे रखी है बच्चा, कि तीनों से प्राप्त टोटल आय 820 है। यही आपको 41/6% की वैल्यू दे रखी है। 41/6 की दे रखी है 20। हाँ, बताइए।
कितना जवाब होगा? आप कहेंगे कि सर ये आय हमें आ गई 820 के बराबर, तो ये आ जाएगा आपका कितना, 41 दूनी 82, 20 के बराबर। 6 से गुणा करेंगे तो 1% आ जाएगा 120, भाई 20 छिक के 120 है ना, तो 100% कितना आ जाएगा, 100% आ जाएगा 12,000। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। आपको एवरेज निकालना है, एवरेज दर वार्षिक। सबसे पहले क्या किया, अलग अलग हिस्सा बांटा। भाई क्या किया, सबसे पहले अलग अलग हिस्सा बांटा, 3 2 1, इनकी ब्याज की दर से गुणा कर दिया तो हमें क्या मिल गया, ब्याज की दर से गुणा कर दिया तो 15%, 16%, 10%, तीनों को जोड़ा तो ये 41% क्या है, ये 41% बच्चा टोटल ब्याज है। टोटल ब्याज, हमें औसत ब्याज बताना है, तो औसत ब्याज आ जाएगा 41 बटे टोटल हिस्से से डिवाइड कर दो, 41 बटा 6%, और उसी की ही वैल्यू हमें 820 दे रखी है। 1% 120, 100% 12,000 हो जाएगा इस तरह का सवाल। चलिए एक सवाल और दिखाता हूं आपको, ये देखिए जरा। इसका जवाब बताओ मुझे। कह रहे किसी व्यक्ति ने अपने 15 साल और 13 साल के दो पुत्रों में 1,45,600 रुपए बांटे। कह रहे दोनों पुत्रों ने अपने हिस्से को 10% साधारण ब्याज पर निवेश कर दिया। प्रत्येक को उसकी 18 साल की आयु होने पर बराबर धनराशि मिली है। छोटे में कितना निवेश किया है छोटे ने? यह सवाल कंपाउंड इंटरेस्ट में भी आपको देखने को मिलेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट में भी। बताइए, सवाल समझे। सवाल यह है, एक व्यक्ति है, उसके दो बेटे हैं, एक 15 साल का है, एक 13 साल का है। उसने टोटल उसकी जेब में, उस व्यक्ति की जेब में 1,45,600 रुपए हैं। उसका कुछ हिस्सा छोटे बेटे को देगा, कुछ हिस्सा बड़े बेटे को, 1,45,600 में से ही, एक 13 साल का, एक 15 साल का। कह रहे जब दोनों 18 साल के हो जाएंगे ना, तो दोनों को बराबर धनराशि वापस मिलेगी। तो वापस धनराशि मिलने का मतलब क्या है, वापस धनराशि मिलने का मतलब है दोनों का अमाउंट बराबर है। भाई दो बेटों के अकाउंट में कुछ पैसा जमा किया, एक 15 साल का, एक 13 साल का। जब दोनों 18 साल के हो जाएंगे, दोनों को वापस जो बैंक पैसा देगा, तो वो पैसा जो जमा किया और जो उतने साल का ब्याज बना, वो मिलाकर मिलता है वापस। तो अगर उसने कहा है कि बराबर धनराशि वापस मिलेगी, मतलब उनका अमाउंट बराबर है, अमाउंट बराबर है। तो हमें ये कंपाउंड इंटरेस्ट में भी सवाल मिलेगा, लेकिन वो करने का तरीका अलग होता है। तो हमें क्या देखना है, सबसे पहले उस व्यक्ति की जेब में कितने पैसे हैं, 1,45,600 रुपए। दो बेटों में बांट दिए, सपोज ए और बी। ये कितने साल का है, 15 साल का, और ये कितने साल का है, सपोज 13 साल का। ये उम्र है उनकी, इतने साल का ब्याज नहीं मिला उनको, ये उम्र है उनकी। अब सवाल कहता है दोनों का रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, प्रत्येक को 18 साल के बाद बराबर धनराशि मिलेगी। तो सबसे पहले मुझे बताओ बच्चा, अगर ये 18 साल का होगा तो इसे कितने साल का ब्याज मिलेगा? जब ये 18 साल का होगा तो इसे कितने साल का ब्याज मिलेगा? क्या तुम मुझे बता सकते हो? दोनों का समय अलग अलग है, दोनों का समय अलग अलग है, क्योंकि ये 15 साल का बच्चा है, ये 13 साल का है। तो जब दोनों 18 साल के होंगे, प्रत्येक को उसकी 18 साल की आयु में बराबर धनराशि मिलेगी। तो इसको आप कहेंगे सर इसे मिलेगा 3 साल का ब्याज, 15 और 3 18, और इसे मिलेगा 5 साल का ब्याज। भाई 13 और 5 18, एक को मिलेगा 3 साल का, एक को मिलेगा 5 साल का। समय बहुत जरूरी है निकालना, बहुत जरूरी है। दोनों का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10-10%। इसको भी 10% पर दिया, इसको भी 10% पर दिया। तो जरा मुझे मिलने वाला ब्याज बता दो कितना होगा ब्याज। तो भाई इसको तो 3 साल का मिला, तो सीधा मल्टीप्लाई करेंगे 30%। इसको 5 साल का मिला, सीधा मल्टीप्लाई करेंगे 50%। ये तो ब्याज है,
ये तो आपने ब्याज निकाल दिया, लेकिन सवाल ने क्या बोला? सवाल ने बोला है उन्हें मिलने वाली धनराशि बराबर है, बराबर अमाउंट है। तो जरा मुझे अमाउंट और बता दो। अगर 30% ब्याज है तो 100 में जोड़ दो, 130% अमाउंट हो जाएगी, और इसका मूलधन है ए अमाउंट, और इसकी अमाउंट कितनी होगी? ब्याज अगर 50% है तो 100 में जोड़ दो, 150% अमाउंट होगी, और इसका मूलधन है बी, और अमाउंट को बराबर करके ए और बी का रेशियो निकाल दो। ये मिश्र धन लिख दो। भाई ब्याज को 100% में जोड़ते हैं तभी तो आपको अमाउंट मिश्र धन मिलता है, तो वही तो मैंने किया यहां पर। तो परसेंट जीरो से परसेंट जीरो गया, ए और बी का रेशियो कितना आ जाएगा? ए के सामने 15 और बी के सामने 13, ये आ गया ए और बी का रेशियो। बस टोटल इसको बांट दो ए और बी में, 15 13 28, 28 यूनिट की वैल्यू 145600, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? बटे 28, तो 14 दूनी 28, 14 एकम 14, 0, 14 चौके 56, 0 0, 2 से जाएगा 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 0 0। एक यूनिट की वैल्यू 5200। क्या करा? छोटे बेटे को कितना निवेश किया? छोटा बेटा जो 13 साल का है ना भैया, 15 साल वाला तो बड़ा है, तो छोटे बेटे को बी की वैल्यू पूछ रहा है, 13 गुणा 5200, 0 0, 13 दूनी 26, 13 पंजे 65 और 2 67, यानी कि 67,600 रुपए। ऑप्शन नंबर सी मेरा बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा, और ये आया आपके एग्जाम में, बहुत ट्रेंड में रहा ये सवाल। एक और सवाल देता हूं ऐसा ही, बताओ जरा इसको, देखते हैं कौन इसका जवाब बताता है। बताइए जल्दी से इसका जवाब क्या होगा बच्चे। कह रहे कि एक व्यक्ति ने 4,40,000 रुपए दो बेटों के हिस्सों में दिए। दोनों को 18 साल के होने पर समान रूप से विभाजित किया जाना है। जब दोनों 18 साल के हो जाएंगे तो दोनों को बराबर पैसा मिलेगा। यह सवाल कहना चाह रहा है कि 18 साल के होने पर इसे समान रूप से विभाजित किया जाना है। समान रूप से मतलब दोनों का अमाउंट बराबर है। अभी उनकी आयु 10 साल और 14 साल है। यदि संपूर्ण राशि 10% साधारण ब्याज पर निवेश कर दिया गया, बताओ छोटे बेटे को कितना अंश प्राप्त होगा। करेंगे खुद से इसे आप खुद से करेंगे भैया, ठीक है। चलो ये सेल्फ करना है आपने। कल हम शुरू करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। ये सिंपल इंटरेस्ट खत्म होता है। इसका जो इंस्टॉलमेंट वाला पार्ट है वो कंपाउंड इंटरेस्ट की इंस्टॉलमेंट के साथ करेंगे हम। अब हम कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर शुरू करेंगे। इसके बाद एक कंप्लीट क्लास एसआई इंस्टॉलमेंट और सीआई इंस्टॉलमेंट, दोनों की एक कंप्लीट क्लास हम लोग करेंगे, और उसमें छोटे छोटे पार्ट हैं, दोनों एक क्लास में निपटा देंगे, ठीक है। तो कल से हम कंपाउंड इंटरेस्ट शुरू करेंगे। बाकी ये चैप्टर यहां एंड होता है। इसके अलावा इससे ऊपर लेवल का एसआई में नहीं पूछा जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।